नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। खरीफ फसलों पर किसानों को बड़ी राहत। धान और दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए की बढ़ोतरी, कैबिनेट का फैसला। भारत की आर्थिक रफ्तार दुनिया भर में सबसे तेज, 7.6% के साथ विकास दर 5 वर्षों में सबसे बेहतर। विपक्ष का आरोप, आंकड़ों का खेल। पेट्रोल डीजल के बाद बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर में 21 रुपए की बढ़ोतरी। विमान ईंधन महंगा, सेवा कर और कृषि उपकर लगने से बड़ी महंगाई। विपक्ष का अच्छे दिनों पर सवाल। उपराष्ट्रपति ने दिया सामाजिक समरसता पर जोर। रवात में मोहम्मद विश्वविद्यालय में संबोधन, कहा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित। इराक के फालुजा पर कब्जे की लड़ाई जारी। अब तक 75 IS आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि। 50,000 से ज्यादा लोगों में फंसे होने की आशंका। तो आइए देखते हैं पहली खबर। कैबिनेट मंत्रिमंडल में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें धान, दलहन समेत दूसरी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है। धान के MSP में 60 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि दालों का MSP 425 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया है। कपास में भी 60 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए धान का MSP 1470 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जबकि सबसे बेहतर A श्रेणी के धान का MSP बढ़ाकर 1510 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 425 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी जो दलहन है उस पर 425 रुपये का बोनस और तिलहन पर 100 रुपये का बोनस और तिल पर 200 रुपये का बोनस देने का निश्चय किया गया है। और इस तरह से अरहर के दाल में जो वृद्धि समर्थन मूल्य में हुई है वो 9.2%, मूंग में 7.7%, उड़द में 8.1%। इसके अलावा सरकार ने देश भर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा देने का भी फैसला किया है। इन्हें अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहा जाएगा। ये बैंक 2017 तक काम करना शुरू कर देंगे। To just announce that by September 2017, all the 650 branches of the postal payment bank will become operational. ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ये कि बहुत ही बड़ा फैसला है और इसके शुरू होने के बाद हमारा पोस्टल पेमेंट बैंक विल बिकम द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ बैंक्स इन द वर्ल्ड। देश में डाकघरों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। सितंबर 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाक विभाग को बैंकिंग सुविधा शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। पोस्टल बैंक सेवा से देश विदेश की 50 संस्थाएं जुड़ने के लिए तैयार हैं। इनमें वर्ल्ड बैंक, जर्मन बैंक, ड्यूश बैंक, सिटी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और कैबिनेट के आज के फैसले और किसानों को जो राहत मिली उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजमल हक साहब हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। स्वागत है आपका। लगातार बात हो रही थी किसानों को लेकर और सरकार का एक कदम MSP को लेकर। हालांकि करीब 14 जिन्स हैं जिनके बारे में कहा गया है आज की, जिन पर MSP को बढ़ाया गया है, कुछ को बोनस के साथ, कुछ को अलग से। किस तरीके से देखते हैं इस कदम को, जबकि मानसून की हालत हम देख रहे हैं, लगातार सूखे से देश जूझ रहा है एक बड़ा इलाका। इसमें दो बातें मैं कहूँगा। एक तो है कि आपने देखा होगा कि अक्रॉस द बोर्ड सारे कमोडिटीज़ में जो 14 खरीफ फसल थे सभी में दाम बढ़ाया गया है। धान, कॉटन में 60-60 रुपया करके, किसी में 40 रुपये, जैसे मक्के में 40 रुपया, किसी में 55 रुपये। और फिर इधर अगर दालों में जाएँ तो एक तो बम्पर है। ये इस तरह का इंक्रीज मतलब इतिहास में कभी हुआ नहीं है। ये मैं देख रहा था कि कैसे पहले कभी 200, 250 या 300 रुपए तो किसी ज़माने में 5 रुपये 10 रुपये हुआ करता था। उसके बाद से फिर 100 रुपये, 200 रुपये, 150 बढ़ा था। और अब तो
425 तक तूर का दाम बढ़ाया गया। उसका एक मकसद है, देखिए सरकार के दिमाग में ये है कि अगर दालों का उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि इस साल दाल में जैसे आपने देखा होगा कि 4 से 5 मिलियन टन का डेफिसिट है, तो उसको पूरा इंपोर्ट्स भी हम नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सरकार का इस पे एम्फेसिस है। अब देश में अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है कि 2 चीज़ें होती है सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो है कि प्राइस इंसेंटिव्स देना होगा किसानों को, और साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी लाना होगा खेतों में, कि ऐसी कोई वेराइटीज हो जिससे उत्पादन बढ़ सके। खाली दाम बढ़ाने से भी नहीं होगा, कॉस्ट कम और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस तरह की हाँ, एक तो कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो और अप्रोप्रिएट वेराइटीज हो जिससे कि यील्ड आप बढ़ा सके। नहीं तो खाली दाम बढ़ाने से भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, दाम बढ़ाने से कई बार बड़ा एक रॉन्ग डायरेक्शन भी चला जाता है कि किसानों को तो एक इंसेंटिव मिला, ठीक है कहने के लिए, लेकिन अभी 2 चीज़ें देखिए आप, मार्केट प्राइसेस दालों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर एमएसपी मान लीजिए किसी का 5,000 या 5,050 रुपये भी आपने कर दिया, और रिटेल प्राइसेस अगर 1,370 रुपये जैसे तूर का है पिछले कई महीनों से, और होलसेल प्राइसेस भी काफ़ी हाई है, तो इतना गैप है कि आप उससे बहुत ज़्यादा तो किसानों को रिलीफ नहीं मिलता उतना। लेकिन ये है कि पिछले के कंपैरिजन में किसानों को अगर सही में मिले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या होता है कि दालों का प्रोक्योरमेंट नहीं होता। एमएसपी डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अगर साथ साथ गवर्नमेंट प्रोक्योर ना करे उसको तो उसका रियल बेनिफिट नहीं मिल पाता। 2 बात। तीसरी बात यह है कि साथ साथ आपको टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी लाना पड़ेगा। अभी आज के दिन में दालों का जो यील्ड है वो बहुत ही कम है, किसी का 6 क्विंटल है 1 हेक्टेयर में, किसी का 8 क्विंटल है, किसी का 10 क्विंटल है, मैक्सिमम ग्राम में कहीं कहीं 12-13 क्विंटल के आसपास पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा है एवरेज। तो इस यील्ड लेवल पे अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दालों का दाम बढ़ाने से आप सोचते होंगे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कहाँ से बढ़ेगा? मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। मुमकिन तब होगा कि आप एरिया दूसरे क्रॉप्स का जो एरिया है वो कम हो और दालों का बढ़े। थोड़ा बहुत बढ़ता है, ये नहीं कि नहीं होता है। पिछले दिनों देखा हमने, जैसे 2013-14 में दालों का प्रोडक्शन जो था 19.3 मिलियन टन हो गया था, जो कि रिकॉर्ड था। अभी फिर थोड़ा बारिश उरिश नहीं हुई, पिछले साल थोड़ा प्रॉब्लम रहा, तो थोड़ा 17 मिलियन टन में फिर से आ गया। लेकिन ऑन एवरेज स्टैग्नेशन रहा है 13-14 मिलियन टन तक कई सालों तक। सवाल ये है हक साहब कि जिस तरीके के इनपुट्स हैं इस वक्त खेती में, क्योंकि किसानों की एक बड़ी मांग रही है कि बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, अगर खाद के दाम देखें वो बढ़ चुके हैं, उनकी लागत बढ़ चुकी है, लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है, और ऐसे में एमएसपी का जितना बढ़ाया जाता है और जो उनकी असल लागत है उसमें एक बड़ा गैप दिखता है। बिल्कुल गैप है। देखिए, अगर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो डेटा यूज करती है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से, उसके हिसाब से तो जो भी उन्होंने सजेस्ट किया था वो कॉस्ट के ऊपर ही था। C to कॉस्ट, जो सारे कॉस्ट को मिला के जो कॉस्ट होता है, उस लागत है, उससे ऊपर दिया था, तो वो तो था। लेकिन उसके ऊपर फर्दर गवर्नमेंट ने क्या किया और भी आगे बढ़ के बोनस दिया हर एक क्रॉप्स पे, करीब करीब दलहन तिलहन में तो दिया ही है। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से तो एक अच्छा मैसेज गया कि हम एमएसपी बढ़ाना चाहते हैं, किसानों का इनकम बढ़ाना चाहते हैं, और देश में दालों का या तिलहन का जिसमें हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं, उस पर हम उतना निर्भर नहीं रहना चाहते, हम दाल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। मतलब नीयत तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे तरफ से एक चेतावनी ये है कि खाली इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करके, एक तो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट भी हो उस एरिया में, और मार्जिनल लैंड्स में नहीं होकर थोड़ा बहुत इरीगेशन के फैसिलिटीज दें, और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो। जब तक वेराइटल इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो यील्ड बढ़ेगा नहीं, तो एक्सरसाइज कई बार फ्यूटाइल हो जाता है। जी, एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि एमएसपी बढ़ाई जाती है लेकिन एक बड़ा करप्शन भी है, और तमाम इलाकों में हमने देखा है कि खरीद नहीं होती, इस दाम पर भी उन किसानों को खरीदार नहीं मिलते। यानी कि मैं सरकारी सेंटर्स की बात करूं, वहां पर एक बड़ी अड़चन है, इसे कैसे दूर करेंगे? 2 बातें हैं इसमें। एक तो है कि जैसे खास करके क्या कहते हैं, चावल और गेहूं को छोड़ के इन जनरल मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में हम एमएसपी फिक्स तो करते हैं, लेकिन उसका प्रोक्योरमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्ट नहीं होता। और उसका कई कारण है। नाफेड थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन नाफेड में भी कई कमियां हैं, उनके बजट का प्रॉब्लम है, उनका इनएफिशिएंसी है, कई और बातें भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स उस तरह का, जैसे राइस व्हीट के लिए है
चाहे थोड़े स्टेट्स में है, पंजाब हरियाणा यूपी, लेकिन मध्य पल्सेस प्रदेश, वगैरह के लिए नहीं है। पल्सेस वगैरह के है ही नहीं। स्टेट लेवल पे कई स्टेट्स आज के दिन में कोशिश करती है, थोड़ा बहुत कर्नाटका वगैरह ने कुछ एफर्ट्स लिया है रिसेंटली, लेकिन इन जनरल ये चीज़ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी वो इनिशिएटिव्स नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोक्योरमेंट एजेंसी जैसा कुछ नहीं। नाफेड है, नाफेड ही करती है एक्चुअली दालों का इसका, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हक साहब इस पूरी बातचीत में, इस मुद्दे पर बहुत अहम आपने जो पॉइंट रखा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है और दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। चौथी तिमाही के आंकड़ों में विकास दर 7.9% तक पहुंच गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और निवेशकों के लिए यहाँ काफ़ी मौके हैं। वहीं विपक्ष रोजगार और घटते निवेश पर सवाल खड़े कर रहा है। चौथी तिमाही में 7.9% की विकास दर के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 2000 अरब डॉलर की हो गई है। सूखे के बावजूद कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन में खासा इजाफा हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.3%, सेवा क्षेत्र में 8.8% और निजी उपभोग खर्च बढ़कर 7.4% पहुंच गया है, जो पिछले साल 6.4% था। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सब लोग सामूहिकता के आधार पर समग्रता के साथ अपने अपने मंत्रालय का प्रामाणिकता युक्त काम करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब सामूहिक रूप से इस तरह से प्रयत्न होता है तो स्वाभाविक है कि जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सरकार के दावों को खारिज कर दिया है और इसे आंकड़ों का खेल बताया है। साथ ही बेरोजगारी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल नहीं होने को लेकर सरकार को घेरा है। मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट किया वो क्वेश्चनेबल है। हम जो वास्तविकता देखें तो इट वुड बी अराउंड 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जीडीपी से लोगों की जीवन दशा को समझने वाले खुश हो सकते हैं, लेकिन लोगों पर क्या बीत रही है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। इन आंकड़ों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो हमें ये आंकड़े ऐसी जुगलबंदी लगते हैं जिसका ज़मीनी यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात यह है कि चौथी तिमाही में उम्मीद के मुताबिक निवेश नहीं हुआ है और इसमें 1.9% की कमी आई है। उद्योग जगत का कहना है कि जीडीपी के आंकड़े प्रधानमंत्री को अमेरिका यात्रा के दौरान निवेशकों को लुभाने में मददगार होंगे। 7.9 GDP is a encouraging number, though it might, in case if you take it as a totality, it may not be exactly the 7.9, but it's a very, very encouraging, and that gives the confidence to the government as well as the investor and the industry. निजी निवेश में कमी, बैंकों का बढ़ता एनपीए और भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का इस्तेमाल न होना चिंता की वजह है। हालांकि इस साल सामान्य मानसून होने के अनुमान के चलते कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन की उम्मीद बढ़ी है, जिसका अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर अर्थव्यवस्था में सुधार की खबर के बीच आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। 1 जून से पेट्रोल, डीजल और बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस का दाम आज से 21 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गया।
पेट्रोल की कीमत में ₹2.58 और डीजल की कीमत में ₹2.26 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। वहीं बढ़ा हुआ सर्विस टैक्स आज से लागू हो गया है, जिससे कई सेवाएं और वस्तुएं महंगी होंगी। इसमें रेल और हवाई यात्रा, बैंकिंग, बीमा समेत सभी तरह की सेवाएं महंगी होंगी। आधा% कृषि कल्याण उपकर लागू होने से कुल सर्विस टैक्स बढ़कर 15% हो गया। केंद्र सरकार ने आम बजट के दौरान इसका ऐलान किया था। चौतरफा महंगाई की मार, ₹2.58 पेट्रोल, ₹2.26 डीजल, ₹21 नॉन सब्सिडाइज LPG गैस के रेट मोदी सरकार ने एक बार फिर बढ़ाकर महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सर्विस टैक्स भी 1 जून आज से 15% हो जाएगा। सब पर अतिरिक्त कर का बोझ डल जाएगा। क्या यही अच्छे दिन हैं? घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए 4 महीने की सुविधा से शुरू हो गई। 23 सितंबर तक लोग अपने कालेधन का खुलासा कर सकते हैं और इसके तहत 45% कर और जुर्माने का भुगतान कर लोग सजा से बच सकेंगे। उनके खिलाफ आयकर विभाग कोई जांच पड़ताल भी नहीं करेगा। देश के भीतर कालाधन रखने वालों के लिए बुधवार को अनुपालन सुविधा शुरू हो गई है, जिसका ऐलान आम बजट में किया गया था। इसका मकसद अर्थव्यवस्था से काले धन को निकालना है। इस योजना के तहत जो व्यक्ति अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा करना चाहता है, इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। उसे ऐसी संपत्ति के मूल्य का कर, जुर्माना और अधिभार मिलाकर 45% भुगतान करना होगा और 30 नवंबर तक इसका भुगतान करना होगा। हालांकि ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून से जुड़े मामले के बारे में लागू नहीं होगी। जिस तरह से स्ट्रांगली एंटी करप्शन मूवमेंट में जा रहे हैं, ब्लैक मनी को अनर्थ करने का की तरफ जा रहे हैं, तो अगर वो ये नहीं करते तो फिर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगी और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। जानकारों का मानना है कि इस योजना से ईमानदार करदाता निराश होंगे। लेजिटिमेट टैक्स पेयर का एक बड़ा भारी ग्रीवेंस होता है जब इस तरह की स्कीम आती हैं। एक लेजिटिमेट टैक्स पेयर जो रेगुलरली इनकम अर्न करता है, हार्ड अर्न मनी को टैक्स पे करता है, कंप्लाइज करता है, और एक बराबर में उसका दोस्त है या उसका पड़ोसी है जो टैक्स नहीं देता, चोरी करता है, और उसके लिए ये विंडो खुल जाती है, तो ही फील्स एग्रीव्ड एंड ही फील्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। वो एक जस्टिफाइड व्यू है। पिछले बजट में सरकार इसी तरह की योजना विदेश में जमा काले धन के खुलासे के लिए लाई थी, जिसमें 60% तक जुर्माना और कर का प्रावधान किया गया था और 30 सितंबर 2015 तक 4,147 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जाट रिजर्वेशन पर रोक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जाट नेताओं ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उधर फिर आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दिए। जाट आरक्षण पर हाई कोर्ट के रोक लगाने के खिलाफ जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जाट नेताओं ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की है। हरियाणा में और बाकी जगह भी जो एडमिशन चल रहे हैं बच्चों के भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं में, इसके अलावा 43,000 वैकेंसियाँ हरियाणा सरकार ने निकाल रखी हैं। तो हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने ये जो है अपील यहाँ फाइल की है, ताकि उनको एडमिशन और रिक्रूटमेंट वगैरह में फायदा हो सके। उधर फिर जाट आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए इस बार राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए कमर कस ली है। झज्जर में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फिलहाल जिले में धारा 144 लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, अलर्ट है, और अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको उसके सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी में प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी की घटना हुई थी। बाद में राज्य सरकार ने जाटों को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन इस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 5 जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर सरताज मदनी, महबूब बेग समेत पीडीपी के वरिष्ठ नेता नामांकन के वक्त मौजूद थे। कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए हिलाल अहमद को मैदान में उतारा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिखार मिसगर मुख्यमंत्री को चुनौती देंगे। सीट पर नाम
वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जून है। यहाँ 19 जून को मतदान होगा और 22 जून को मतों की गिनती होगी। अनंतनाग विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से खाली हुई। असम विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। सदन के अस्थायी अध्यक्ष फनी भूषण चौधरी ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शपथ ली। बीजेपी विधायक रणजीत कुमार दास निर्विरोध 4वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सामाजिक विविधताओं को स्वीकार करने पर जोर दिया है। राजधानी रबात में मोहम्मद V विश्वविद्यालय के समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे आधुनिक दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर भारत की साझी विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के कई पहलू हैं, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू अहम हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने की हिमायत की है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया कि इस बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ नेताओं में सहमति है, लेकिन सही वक्त आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। जयपुर में जनवरी 2013 में हुए चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा को बीजेपी परिवारवाद की राजनीति का नाम दे रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला, अगर वो चाहते हैं कि मैंने 20 साल कर लिया, मैं हैंड ओवर करूं, तो इट इज हर डिसीजन एंड आई एम श्योर राहुल विल डू अ गुड जॉब। वी ऑल वांट दैट राहुल गांधी जी शुड टेक ओवर, सो एज एंड व्हेन दैट डिसीजन हैपेंस, लाइक आई ऑलरेडी सेड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, वी विल make a proper statement, and I think it is only proper that we make a proper statement about something. सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे। ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किस तरीके से बनाना है। मगर एक बात तो तय है, इतने वर्षों तक प्रेसिडेंट रहने के बाद सोनिया गांधी, अब जो मशाल है कांग्रेस का, वो उन्हीं के पुत्र राहुल गांधी के पास जा रहा है। तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है या अलोकतांत्रिक तरीका है? क्या ये शहनशाहियत नहीं है? इसी को तो शहनशाहियत कहते हैं। इराक के फालूजा पर कब्जे को लेकर सेना ने अभियान तेज कर दिया है। हालांकि उसे IS आतंकियों से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि फालूजा में अभी भी करीब 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इराक के फलूजा पर कब्जे को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। इराकी सेना ने शहर के उत्तरी इलाकों पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। हालांकि इस दौरान उसे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में अब तक 75 आतंकवादी मारे गए हैं। حاليا هاي المنطقة النعيمية والعمليات مستمرة والتقدم باتجاه مركز الفلوجة أيضا مستمر والاشتباكات جارية والإسناد الجوي أيضا من التحالف الدولي والقوى الجوية مستمر الموجودة هنا قطاعات। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि फलूजा में अभी भी करीब 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ये भी आशंका जताई है कि आतंकवादी ढाल के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। UNHCR has received reports of casualties among civilians in the city center of Fallujah. The latest information we have is that 3,700 people have fled Fallujah over the past week since the new offensive by Iraqi forces to retake the city began, according to figures provided by the authorities. सेना ने इस शहर पर फिर से नियंत्रण के लिए पिछले हफ्ते कोशिशें शुरू की थीं। बगदाद से महज 30 मील दूर इस शहर पर 2014 से इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। कुलगांव के केंद्रीय आयु डिपो में लगी आग में मरने वालों की संख्या 19 हो गई। बुधवार हादसे की तफ्तीश करने के लिए विशेष जांच टीम ने डिपो का दौरा भी किया। सोमवार देर रात यहां पर भीषण आग लगी थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दादरी हिंसा की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अखलाक के घर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। इससे पहले रिपोर्ट में अखलाक के घर में मिले मांस के नमूने को बीफ बताया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा है कि राज्य के लोग नाइजीरियाई नागरिकों के व्यवहार से नाराज हैं, लिहाजा उन्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने गोवा में नाइजीरियाई नागरिकों पर नस्लीय हमले के आरोप में जवाब दिया। बिहार बोर्ड ने विज्ञान और कला में अव्वल आने वाले दोनों छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है। शिक्षा विभाग 3 जून को इस मामले में जांच परीक्षा लेगा। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने बुधवार को पुणे और पनवेल में छापेमारी की। खबर के मुताबिक सारंग अकोलकर के घर पर छापेमारी की गई, जिसे सनातन संस्था का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में औरंग से लदा ट्रक सड़क किनारे बनी 2 झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 परिवारों के 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके की सड़कें खस्ता हाल हैं। पुलिस के मुताबिक ये हादसा जमीन धंसने से हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार से नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। 60,000 से ज्यादा सीटों के लिए 5 कट ऑफ जारी की जाएंगी। इस बार प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सचिन तेंदुलकर केरल में शराब और ड्रग्स विरोधी अभियान में सहयोग करेंगे। सचिन से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि उन्हें अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। भारतीय बॉक्सिंग की एडहॉक समिति रियो ओलंपिक में मैरी कॉम को वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाने की कोशिश करेगी। 21 मई को हुए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दौर में हार का कर मैरी कॉम ओलंपिक की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का कार्यक्रम जारी हुआ है। अगले साल 1 जून को इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबले से सीरीज की शुरुआत होगी। भारत अपना पहला मैच 4 जून को पाकिस्तान से खेलेगा।